गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है नेफ्रॉन स्ट्रक्चर। नेफ्रॉन जो कि किडनी में पाया जाता है और उसकी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है, मतलब जो यूरिन का फॉर्मेशन या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का निकालने का जो कार्य है वो नेफ्रॉन द्वारा किया जाता है। ये जो शब्द है वो ग्रीक शब्द है और इसका मतलब होता है नेफ्रोस यानी किडनी, और मानव गुर्दे में या किडनी में लगभग लाखों की संख्या में नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर इस प्रकार से, इसमें एक कपनुमा संरचना होती है जिसे कि बोमन कैप्सूल कहते हैं, और ये एक ट्यूब्यूल होती है। इसके बस दो भाग बताए जा सकते हैं, कपनुमा संरचना और एक ट्यूबनुमा संरचना। तो कपनुमा जो संरचना है इसको बोमन्स कैप्सूल कहते हैं, और ये जो पीछे है इसके प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या समीपस्थ ट्यूब्यूल कहा जाता है, नलिका, समीपस्थ नलिका। और ये जो नलिका होती है हैंडले की नलिका में खुलती है, हैंडले की ट्यूब, क्योंकि एक नलीनुमा संरचना होती है इसलिए इसको लूप कहा जाता है। और हैंडले की जो लूप होती है वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या दूरस्थ क्षेत्र में भाग में खुलती हैं, जो कि लास्टली कनेक्टिव डक्ट, यहाँ पर अन्य जो नेफ्रॉन होते हैं वो आकर उनकी नलियाँ यहाँ पे खुलती हैं। ये हुआ हमारा जो नेफ्रॉन है उसका सिंपल डायग्राम। अब नेफ्रॉन की संरचना में दो मुख्य भाग, एक तो नलिका हुई और उसकी एक कणिका या उसका स्टार्टिंग का कप जैसे स्ट्रक्चर। स्तनधारी नेफ्रॉन एक लंबी ट्यूब जैसी संरचना होती है और इसकी लंबाई 35 से 55 मिलीमीटर तक होती है। इसके एक छोर पर बोमन कैप्सूल होता है जिसको क्रीनियल कॉर्पुसल्स या कैप्सूल के नाम से जाना जाता है। ये एक कप जैसी संरचना है। ग्लोमेरुलस नामक सूक्ष्म रक्तवाहिकाओं के एक समूह को घेरे रहता है, और यह कैप्सूल और ग्लोमेरुलस मिलकर गुर्दे की कोशिका का निर्माण करते हैं। इसके पश्चात एक प्रॉक्सिमल, जिसको कहते हैं समीपस्थ आपेक्षिक नलिका, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो कि हैंडले की लूप में खुलती है, इसको नेफ्रेटिक लूप भी कहा जाता है। और ये वाला जो पोर्शन होता है ये हैंडले की लूप वो किडनी की मेडुला वाले भाग में होता है। और ये तीसरा है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये इस प्रकार से इसकी पोजीशन बता रहे हैं। ये एक किडनी है, किडनी के अंदर इसका ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, उसको कट करके दिखाया गया है। ये वाला पोर्शन मेडुला और ये इतना सा कॉर्टेक्स। तो ये कॉर्टेक्स और ये मेडुलरी पोर्शन, बोमन्स कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का कुछ भाग, और ये कलेक्टिव डक्ट, ये कॉर्टेक्स रीजन में होती है, जबकि जो हैंडले की पूरी जो लूप होती है वो मेडुलरी रीजन में होती है, और कलेक्टिंग डक्ट जो होती है वो भी मेडुलरी पोर्शन में आके खुलती है। ये बोमन्स कैप्सूल है और किस प्रकार से ये कपनुमा संरचना है, और कपनुमा संरचना में अलग अलग मेम्ब्रेन होती है जो उसकी परमेबिलिटी को बढ़ाती है, ताकि जो पदार्थ इसमें से निकले वो आसानी से निकले, लेकिन उसमें छोटे छोटे छिद्र भी होते हैं ताकि बड़े जो पार्टिकल्स हैं वो उसमें से ना निकल सके। और ये है रक्त का फ्लो, जो ब्लड होता है वो इसके अंदर प्रवेश करता है। ये एफरेंट और ईफरेंट कहलाती हैं। जैसे ही इसमें प्रवेश करती है काफ़ी सारे भागों में विभक्त हो जाती है, क्योंकि इसको इसमें से निष्पन्न छन्ना है, कोई जैसे छलनी जैसा काम है, तो ये छलनी जैसी संरचना का फॉर्मेशन करती है ताकि जो ब्लड होता है वो इसमें से छन के इसमें यहाँ पे चला जाए, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल वाले पोर्शन में चला जाए, इसलिए इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। ये तो हुआ ग्लोमेरुलस, और ये हुआ ये कप जैसी संरचना बोमन्स कैप्सूल। ग्लोमेरुलस बोमन के कैप्सूल से घिरी कोशिकाएं एक गेंद है जिसमें यूरिन को फिल्टर किया जाता है, और जो फिल्टर में काम आती हैं वो लेयर्स हैं। ग्लोमेरुलस कोशिकाओं की एंडोथीलियल कोशिकाएं, दूसरी ग्लोमेरुलस की ही बेसमेंट मेम्ब्रेन, लेकिन जो तीसरी है वो कैप्सूल की उपकला कोशिकाएं। मतलब ये जो दो पोर्शन है ये तो हमारे जो ग्लोमेरुलस है उसके हैं, और जो ये लास्ट का पोर्शन है ये बोमन्स कैप्सूल का है। तो पोडोसाइट द्वारा बोमन्स कैप्सूल द्वारा बनाया जाता है, जबकि बेसमेंट मेम्ब्रेन और एंडोथीलियम जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसकी होती हैं। ये जैसे इसमें दिखाई दे रहा है, ये एक ब्लड वेसल्स है
और ये उसकी कैपिलरी की वॉल है जिसको कि एंडोथेलियम हम कह रहे हैं। ये एंडोथेलियम है। अब इसमें ये छोटे छोटे छिद्र हैं एंडोथेलियम में, ये और दूसरे चित्र में दिखाई देंगे। और ये वाली जो है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये हमारी बोमन्स कैप्सूल की पोडोसाइट सेल्स हैं, ये पोडोसाइट सेल्स। और ये जो है ग्लोमेरुलस फिल्टर, अब जैसे यहाँ ब्लड है, इसमें से फिल्टर ऐसे होकर आएगा और ये यहाँ पर इकट्ठा होगा, इकट्ठा तो नहीं होगा पर वो जो छिद्र है प्रॉक्सिमल वाला उसमें चला जाएगा। ये आउटर लेयर है बोमन्स कैप्सूल की, जैसे इसमें दिखाया गया है। ये बोमन्स कैप्सूल है, ये एंडोथेलियल है ब्लड की, जिसमें छोटे छोटे छिद्र है। और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये पोडोसाइट सेल्स। अब जो फिल्टर होगा यहाँ से यहाँ इसमें चला जाएगा। जो एंडोस्टीशियल सेल है, ग्लोमेरुलस कोशिकाएं, एंडोथेलियल में कई छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको फेनेस्ट्रा कहा जाता है, जिनका आकार 70 नैनोमीटर होता है। ये छिद्र वास्तव में पानी और प्रोटीन या बड़े अणुओं के संचालन को प्रतिबंधित, मतलब ऐसा नहीं है कि वो पानी और इन सबको प्रतिबंधित करेगा, लेकिन जो सेलुलर घटक होते हैं जैसे कि आरबीसी के निष्पंदन को सीमित करता है ये। दूसरी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसमें भी, बेसमेंट मेम्ब्रेन में 3 परत पाई जाती है ग्लोमेरुलस की जो है। सबसे पहला अंदर की ओर लेमिना इंट्रा, दूसरा जो थोड़ी मोटी होती है डेंसा लेमिना, तीसरी होती है लेमिना एक्सटर्ना। ये है इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन ये। और जैसे ये ब्लड कैपिलरीज आई है, इसके अंदर प्रवेश करी है, इसको एफरेंट आर्ट्रियोल्स कहते हैं। एफरेंट आर्ट्रियोल जो इसमें प्रवेश करती है और ये छोटी छोटी इस प्रकार से भागों में विभक्त हो जाती है, नलिकाओं के भागों में विभक्त हो जाती है, इसको कि ग्लोमेरुलस कैपिलरीज कहते हैं। इसके बाहर की तरफ ये जो है वो है बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो कि एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के द्वारा उंगली जैसी संरचना और पेडिकल्स जैसी संरचना का फॉर्मेशन भी किया जाता है, जिससे कि जो फिल्ट्रेशन की क्रिया है वो आसानी से हो सके। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसको कि ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का दूरस्थ जो नलिका है उसका भाग है, जिसको कि मैक्यूला डेंसा कहते हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में जा रहा है। इसकी जो मेम्ब्रेन है इस पे सेल है, सॉरी, उस पर ये छोटी छोटी विलाई दिखाई दे रही है। अब हम उपकला कोशिका के बारे में बात करते हैं। उपकला कोशिका पोडोसाइट बोमन कैप्सूल की विशेष उपकला कोशिकाएं हैं जो कैप्सूल की आंत परत बनाती है। इन पोडोसाइट से फूट जैसी प्रक्रियाएं प्रोजेक्ट होती हैं और निस्पंदन स्लिट बनाने के लिए इंटरडिजिट होती हैं। मतलब अब यहाँ जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो इस प्रकार से अंदर की तरफ धंस के छोटे छोटे फुट जैसी संरचना या उंगली नुमा उभार जैसी संरचना का फॉर्मेशन करती है। इन निस्पंदन स्लिट को एक पतली डायफ्राम द्वारा पाट दिया जाता है, जिससे बड़े अणुओं को पार करने से रोका जा सके और बहुत छोटे छोटे छिद्र बना दिए जाते हैं। मतलब अब जो पोडोसाइट्स हैं वो बड़े अणुओं को नहीं जाने देती, छोटे अणु इसमें से जा सकते हैं। एंडोथेलियल कोशिकाओं के चारों ओर ग्लाइकोसी के समान नकारात्मक चार्ज किए गए ग्लाइकोप्रोटीन पोडोसाइट्स को कवर करते हैं और ये बड़े आयनों के निस्पंदन को रोकते हैं। ये बहुत ही वेल डिफाइंड ये पोडोसाइट्स है और इनसे ये उंगलीनुमा संरचनाओं में कन्वर्ट हुए हैं, जिनको कि पेडिकल्स कहते हैं। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ये जो ब्लड की एंडोथेलियल कैपिलरीज है उसकी एंडोथेलियल है। जक्स्टाग्लोमेरुलस एपरेटर्स किसे कहते हैं? जक्स्टाग्लोमेरुलर तंत्र में मैक्यूला डेंसा, ये मैक्यूला डेंसा की जैसे हमने बात की थी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का एक भाग यहाँ आता है और यहाँ पर ये कुछ कोशिकाएं अलग तरीके से व्यवस्थित हो जाती हैं या इनका संरचना बिल्कुल अलग है बाकी की कोशिकाओं से। मैक्यूला डेंसा व अभिवाही धमनी, अपवाही और अभिवाही, जैसे ये यहाँ इनके द्वारा ये कोशिकाएं जो इसके पास में अटैच्ड हैं, तो इनके द्वारा रक्त का जो फ्लो है उसको देखा जाता है कि वो कम है या ज़्यादा है। अगर वो उसमें ज़रा भी कुछ चेंजेस आते हैं तो जो रेनिन है किडनी द्वारा स्रावित किया जाता है, रेनिन या ये इनके द्वारा स्रावित किया जाता है और जो कि रक्तचाप जो होता है ब्लड प्रेशर को प्रभावित करती हैं ये चीज़ें। पीटीसी समीपस्थ छोटी नलिकाओं के 2 हिस्से होते हैं, पार्ट्स कॉन्वोलेटेड और पार्ट्स रेक्टा। यह है घनाकार, यहाँ पे ये क्यूबॉइडल उपकला होती हैं। ये उपकला कोशिकाएं अवशोषण व आयन परिवहन का काम करती हैं। इनमें ब्रश बॉर्डर उपस्थित होती है
मतलब जो कोशिकाएं हैं तो क्यूबॉइडल, लेकिन उनमें ब्रश बॉर्डर होती हैं जिसमें क्षारीय फॉस्फेट की मात्रा होती है। इनकी पृष्ठ सतह पर बेसल सतह पर कई आयन पंप वाले बेसल स्ट्राइक होते हैं। समीपस्थ नलिकाएं जो होती हैं अमीनो एसिड, प्रोटीन, ग्लूकोज, आयन, पानी आदि के अवशोषण के लिए जिम्मेदार होती हैं। ये इनकी हिस्टोलॉजी, ये कोशिकाएं इनकी, ये एक कोशिका जो कि जिसमें काफ़ी सारी ब्रश बॉर्डर है, लेकिन इसके लास्ट में होते होते ये जो ब्रश होती है वो कम हो जाती है। लूप ऑफ हैनले ये यू शेप की होती है। इसमें अवरोही जो कि नीचे की तरफ आती है, पतला मज्जा में प्रवेश करता है और सरल स्क्वेमोजल एपिथेलियम द्वारा पंक्तिबद्ध होता है। मतलब हैनले की लूप जो कि प्रॉक्सिमल से नीचे की तरफ आती है वो पतली और मेडुलरी पोर्शन में जाती है और ये सिंपल स्क्वेमोजल एपिथेलियल द्वारा पंक्तिबद्ध रहती है। जबकि जो आरोही है ऊपर की ओर चढ़ती है वो वापस कॉर्टेक्स की ओर जाती है और साधारणतः क्यूबिकल उपकला होती है। ये भी सिंपल क्यूबिकल उपकला होती है। संरचनात्मक रूप से ये बाहर के नलिका जैसे, बाहर जब देखते हैं तो नलिका जैसी है। और अवरोही जो है बेसिकली पानी के लिए पारगम्य होता है, जबकि आरोही सक्रिय रूप से आयनों के लिए परिवहन का काम करता है। ये इसका नीचे की तरफ जो आ रही है उसका कोशिकाएं का चित्र, और ये ऊपर की तरफ जा रही है असेंडिंग लिम्ब की चित्र। ये सिंपल स्क्वेमोजल है इसलिए इतनी पतली सी इस तरह से दिखाई दे रही है, चपटी सी, जबकि ये सिंपल क्यूबॉइडल सेल है और आयनों के अवशोषण का काम करती है, सक्रिय परिवहन का, इस वजह से ये ऐसी है। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल सरल क्यूबॉइडल कोशिकाओं द्वारा पंक्तिबद्ध होती हैं। ये कॉर्टेक्स रीजन में होती हैं। अस्तर उपकला की कोशिकाएं आयनों के सक्रिय परिवहन के लिए जिम्मेदार होती हैं और वह प्रमुख बेसल स्ट्राइक का प्रदर्शन करती हैं। डिस्टल ट्यूब्यूल्स में अवशोषण और स्त्राव हार्मोनल नियंत्रण के तहत होता है। मैक्यूला डेंसा एक क्षेत्र है जिसके बारे में अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ा था। मैक्यूला डेंसा जहाँ जो ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वहाँ आकर मिलती हैं और वृक्क वाहिनिका के संवहनी ध्रुव को बारीकी से जोड़ा जाता है। ये जैसे इस प्रकार से मैक्यूला डेंसा है, ये बोमन्स कैप्सूल वाला पार्ट है और ये डिस्टल वाला पार्ट है, इसके इस पोर्शन के पास आती हैं और ये एक इस तरह की संरचना का फॉर्मेशन करती हैं ताकि इस पूरे में जो ब्लड फ्लो है, मतलब यहाँ पर जो एलिमेंट उपस्थित है उसकी सूचना इस ब्लड तक पहुँच जाए। और रेनिन जो है एंजाइम, उसका फॉर्मेशन किया जा सके। रेनिन हार्मोन भी है और एंजाइम की तरह भी काम करता है। हार्मोन जो कि ब्लड फ्लो जो है उसके प्रेशर को कंट्रोल करता है। ये यहाँ अलग अलग क्षेत्र की हिस्टोलॉजी जिसका कि ट्रांसफर सेक्शन काट करके बताया गया है। ये बोमन्स कैप्सूल का, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का जिसमें कि ब्रश बॉर्डर दिखाई गई है, ये स्क्वेमोजल एपिथेलियम हैनले की लूप का, यहाँ पे वापस क्यूबॉइडल सेल्स हो गई हैं। ये क्यूबॉइडल सेल्स, ये डिस्टल की दोनों अलग अलग क्षेत्र, ऊपर वाले क्षेत्र का अलग है और ये अलग है। इसका आर्किटेक्चर जो कलेक्टिंग डक्ट है उसका मैक्सिमम काम क्या है, कलेक्टिंग डक्ट वृक्क प्रत्यास्था और मज्जा में फैला होता है और मूत्र को केंद्रित करता है। एकत्रित वाहिनियाँ सरल घनाकार उपकला से बना होता है। जो कलेक्टिंग डक्ट होती है तो अलग अलग सेल होते हैं इसमें, इंटरलेक्टेड सेल और प्रिंसिपल सेल। प्रमुख कोशिकाएं छोटी विरल माइक्रोविलाई के साथ प्रमुख कोशिका प्रकार की होती है। इसमें सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप होता है और एक्वापोरिन होता है जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन से संबंधित होता है। अतः संबंधित कोशिकाएं संख्या में कम है लेकिन ये पीएच को मेंटेन करने में महत्वपूर्ण है। ये कोशिकाएं बाइकार्बोनेट व हाइड्रोजन आयन के पुनः अवशोषण को समायोजित करती हैं। ये एक और चित्र जहाँ पर कि नेफ्रॉन जो है उनकी व्यवस्था को दिखाया गया है। दो प्रकार के नेफ्रॉन हैं। ये एक तो बहुत ही ज़्यादा अंदर की तरफ धंसा हुआ मेडुलरी पोर्शन में, और ये कम, इसमें ब्लड वेसल्स की बहुत ज़्यादा इसके ऊपर घिरा रहता है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है उनके द्वारा, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, ग्लूकोज, प्रोटीन और इनका ये पुनर्अवशोषण का काम करता है। क्योंकि क्या होता है, जो फिल्टर होता है उसमें बहुत सारी ऐसे काम की चीज़ आ जाती हैं जो कि बहुत ज़रूरी होती है, जैसे कि ग्लूकोज, प्रोटीन, एमिनो एसिड। तो पीसीटी की जो ये पीसीटी की जो माइक्रोविलाई है उनके द्वारा इनको वापस से अवशोषित कर लिया जाता है, इसलिए यहाँ पर पुनः अवशोषण होता है।
और इनके द्वारा ये जो सरल घनाकार अस्तर है, इनके द्वारा ये काम होता है। यहाँ ये जो काम होता है उसके लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। हाइड्रोजन, अमोनिया, पोटेशियम जैसे चुनिंदा स्रावित आयनों का छानना और वापस उसमें डाल दिया जाता है, ब्लड में अवशोषित कर लिया जाता है। इस प्रकार पीटी शरीर के तरल पदार्थों में इलेक्ट्रोलाइट्स और एसिड बेस संतुलन को बनाए रखती है। हेनले की लूप एक अवरोही व आरोही, जैसे अभी हमने पढ़ा, अवरोही व आरोही होती है और दोनों का ही अलग अलग काम होता है। जो ये नीचे की तरफ जा रही होती है वो जल के लिए पारगम्य होती है और ये ऊपर वाली आयनों के लिए पारगम्य, लेकिन यहाँ पर भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होता है अंतिम क्षेत्र होता है और ये अधिकतर जो भी पदार्थ है उसको इकट्ठा करने के लिए काम करता है। ये जो पिरामिड होते हैं वहाँ पर उपस्थित होते हैं। ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल संग्रहित नलिकाएं कई नेफ्रॉन से सामग्री एकत्रित करता है और एक साथ फ्यूज़ होता है क्योंकि वह वृक्क मज्जा के पैपिला में प्रवेश कर रहा होता है। पीसीटी के समान डीसीटी भी इस तरह से हाइड्रोजन पोटेशियम आयनों के स्राव करता है और 3 छानना में HCO रीएब्जॉर्ब करता है, जबकि 3 में निस्पंदन से है। डीसीटी में सोडियम आयनों और पायनों का सशर्त पुनः अवशोषण होता है। इस प्रकार ये रक्त कोशिकाओं की पीएच व सोडियम पोटेशियम स्तर को बनाए रखता है। अब जब डीसीटी वो एल्डोस्टेरोन है उसकी वजह से, या जैसे वहाँ से स्टिमुलेट मिलता है उस पर काम करता है। ये कलेक्टिंग डक्ट जो कि इकट्ठा करने का काम करता है। ये एक सीधी ट्यूब है जहाँ रक्त में इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को बनाए रखने के लिए हाइड्रोजन और पोटेशियम आयन को स्रावित किया जाता है। यह वह क्षेत्र है जहाँ पानी का अधिकतम पुनर्योजन मतलब वापस से कलेक्ट कर लिया जाता है। उस बहुत अधिक पानी को एक्सक्रीट आउट नहीं होने दिया जाता। अब अगर देखा जाए ओवरऑल तो नेफ्रॉन के घटक और किसके द्वारा क्या काम किया जाता है, जैसे ग्लोमरुलस, ये जैसे इसके छिद्र होते हैं उसमें एज इट इज़ जो छानना होता है छलनी की तरह वैसे छान देता है। बोमन कैप्सूल भी यही काम करता है। लेकिन जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है वो 70% जो पदार्थ है पानी, लवण, ग्लूकोज, एमिनो एसिड को रीएब्जॉर्प्शन का काम करता है। लूप ऑफ हेनले काउंटर क्रांत एक्सचेंज करता है और ये एक थ्रेशोल्ड जो होता है उसको बनाए रखता है। डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल H आयन, पोटेशियम व कुछ दवाओं को ट्यूबुलर में स्रावित कर देते हैं। थैंक यू।